अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास जूम क्लास ऑफ CS001। आज हमारी सेकंड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सॉफ्टवेयर। ये मॉड्यूल 1 है आपका और हम लोग पढ़ेंगे आज सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन आती है वो है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्लीज़ अपना माइक ये जो माइक है आपका, ये इसको म्यूट कर दें। किसी का भी माइक ओपन है वो म्यूट कर दें। माइक अपना म्यूट कर दें। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट कैन नॉट बी टच, हार्डवेयर डज नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है, हार्डवेयर को, कि वो किस तरह से काम करेगा। इट कैन नॉट बी टच, हम इसको टच नहीं कर सकते जिस तरह हम हार्डवेयर को टच करते हैं। हार्डवेयर डज नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर, जो हमारा हार्डवेयर होता है, जो भी हमारा हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकता। इट गिव इंस्ट्रक्शंस टू द हार्डवेयर टू परफॉर्म सम फंक्शनैलिटी। तो ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हार्डवेयर को प्रोग्राम में लेके आते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो आपका हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता। ये अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज़। इतने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, अपने माइक म्यूट कर लें। आप लोग अपने माइक म्यूट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर वर्जन है। ये आपके MCQs में आते हैं तो आपने इनको याद करना है। इसी तरह के विंडो 95 कब आया था, 1995 में। विंडो XP हमारे पास आया था 2001 में। विंडो विस्टा हमारे पास 2006, विंडो 7 हमारे पास 2009 और विंडो 8 2012। अभी तो विंडो 10 और 11 आ चुकी हैं, लेकिन हमारी जो बुक है उसमें सिर्फ 8 तक का ही जिक्र किया गया है। उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में। हमारे पास 3 बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो हमने इस किताब में पढ़ने हैं। तो सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स हैं, वो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये 3 टाइप्स हम आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये आपके जो हार्डवेयर होता है उसको मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है कि वो किस तरह काम करेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे 2 टाइप्स आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली आपका विंडोज़ वगैरह होता है और डिवाइस ड्राइवर जितने भी आप ड्राइवर यूज़ करते हैं वो आप मतलब माइक्रोफोन वगैरह, जो आपके स्पीकर्स हैं और जितने भी आपकी चीज़ें हैं जिन्होंने आपने यूज़ करनी है, उनके लिए डिवाइस ड्राइवर ज़रूरी होते हैं। आजकल जो लेटेस्ट विंडोज़ आ रही हैं उनमें पहले से ही जो है डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। कुछ आते थे और कुछ हमें खुद से इंस्टॉल करने पड़ते थे। तो आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स दी एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर चल रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप मेनली ऐसे ले लें कि जो हमारी विंडोज़ होती हैं वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के होती है, वही चल रहा होता है कंप्यूटर के अंदर। जो भी हम विंडोज़ करते हैं उसी वर्जन के मुताबिक आपके सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होते हैं, उसी वर्जन के मुताबिक आपका हार्डवेयर भी चल रहा होता है। तो जितनी लेटेस्ट आपकी विंडो होती है उतनी लेटेस्ट आप अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स व्हाट टू डू ड्राइवर्स एंड देन ड्राइवर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले कुछ डिवाइस ड्राइवर्स चाहिए होते थे, कुछ विंडो में प्री इंस्टॉल नहीं होते थे। आजकल की जो लेटेस्ट विंडोज़ हैं उनमें काफ़ी हद तक 90% जो आपके डिवाइस ड्राइवर हैं वो इंस्टॉल होते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए डिफरेंट डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती थी और हमें इंस्टॉल करने पड़ते थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जितने भी होते हैं, यानी विंडोज़ जितनी भी होती हैं, उनके अंदर ड्राइवर की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि वही आपके सॉफ्टवेयर को बताता है कि क्या करना है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे एक्शंस के लिए जो सॉफ्टवेयर के अंदर हो रहे होते हैं। जिस तरह आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो आपके डिस्क C में, यानी C में जो जिसमें आपकी विंडोज़ पड़ी है उसी में इंस्टॉल होता है। ठीक है,
तो डिवाइस ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं विंडोज़ के साथ ही। उसके बाद वाला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इट मैनेजेस हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इट परफॉर्म टास्क लाइक मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग, वायरस स्कैनिंग एक्सेट्रा। तो जब आप अपने डिवाइस ड्राइवर के ज़रिए से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो जब वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर रन होता है, उसका जो ज़िम्मेदार है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कि कितना आपने डाटा सेव किया है, वो स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं आ गया, वायरस से उसको बचाता है। तो ये सारा जो काम है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है। उसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, हेल्प्स इन डेली लाइफ टास्क लाइक कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट एडिटिंग एक्सेट्रा। दिस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो रोज़मर्रा के आपके काम कर रहा होता है। यानी आप कोई चीज़ ओपन करते हो, उसको बंद करते हो, कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, उसके ऊपर डाटा राइट करते हो, तो सारा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। और जो भी आप प्रेजेंटेशन होती है, टेक्स्ट एडिटिंग वगैरह होती है, ठीक है, वो सारी की सारी हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाती है। और सबसे कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये आपके लाइन जो है MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वो कौन सी है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये आपने जस्ट रीड आउट कर लेना, आपको पता होना चाहिए कि इसमें वर्ड प्रोसेसर में MS वर्ड वगैरह कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये आपके MCQs वगैरह के लिए हैं, तो रीड आउट कर लिए इनको। उसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो MCQs के लिहाज से इसको आपने याद रखना है कि इट इज़ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज इन द वर्ल्ड। इट हैज़ डेवलप फेमस विंडोज़ एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावरपॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमें जो मेनली फेमस सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो हैं MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावरपॉइंट, जो आप लोग डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज टू पॉइंट थिंग्स एट अ कंप्यूटर स्क्रीन आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो कोई भी हमारे स्क्रीन के ऊपर पॉइंट करने के लिए, ठीक है, कोई भी चीज़ को पॉइंट सेलेक्ट वगैरह करने के लिए या उसको ओपन करने के लिए हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं पॉइंटिंग के ज़रिए, वो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। जिसमें आपकी सबसे कॉमनली यूज़ जो होती है हर कंप्यूटर में वो है माउस और या ट्रैक पैड, जैसे कि आपके लैपटॉप वगैरह में होता है। तो उसके ज़रिए आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले है माउस, उसकी डेफिनेशन है, ये भी पढ़ लेते हैं। माउस इज़ द पॉइंटिंग डिवाइस दैट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग मोशन। तो ये मोशन के ज़रिए, यानी कि आप जब माउस को हिलाते हैं, मोशन जो उसकी क्रिएट होती है उसी के ज़रिए वो स्क्रीन में आगे पीछे मोशन करता है। रिलेटिव टू इट्स सपोर्टिंग सरफेस, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होती है? सपोर्टिंग सरफेस चाहिए होती है। अगर आपने देखा हो माउस पैड वगैरह आते हैं जिससे स्मूथली उसकी मोशन हो सकती है। उसके बाद आपके बटन्स हैं, इनको आपने रीड आउट कर लेना है, ये आपके MCQs के हवाले से होते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रैक बॉल इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइस आपके पास है, ट्रैक पैड ये वगैरह, तो ये आपने जहन में रखनी है कि MCQs के हवाले से कि ये जो ट्रैक बॉल है ये कौन सी डिवाइस है? ये पॉइंटिंग डिवाइस है। विद अ बॉल प्लेस इन द सॉकेट विद सेंसर टू डिटेक्ट द रोटेशन ऑफ द बॉल। तो इस रोटेशन को बॉल के ज़रिए आप जो है अपना स्क्रीन के ऊपर अपनी पॉइंटिंग डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला मॉड्यूल है वो है स्टोरेज, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। इसको आपने ज़रूर करना है, इसको आपने लेट गो नहीं करना। स्टोरेज हमारे पास काफ़ी तरह की होती है। सबसे पहले स्टोरेज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टोरेज। जो भी हमारा डाटा प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम लोग स्टोर करते हैं और उसे हम कहते हैं स्टोरेज। द डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेज। जो भी डिवाइसेस डाटा को स्टोर करती हैं उनको हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्टोरेज, इंफॉर्मेशन एट अ डिफरेंट प्लेस कैन बी सेव्ड इन कंप्यूटर, कैन बी रीयूज्ड व्हेन नीडेड। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर के ऊपर राइट करते हैं वो हम लोग सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपका ऑफिस का काम है या आप गेम्स खेलते हो या कोई भी आपका ब्राउजिंग का काम है, जो भी आप काम करते हो वो आपको सेव कर सकते हो और उसको वहीं से आप यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइस की मदद से।
उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टोरेज आती हैं। दो तरह की हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो गई। प्राइमरी डिवाइसेस जो हमारे पास हैं उसकी डेफिनेशन, स्टोरेज डिवाइसेस विच आर इंस्टॉल एट द मदरबोर्ड आर कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो जो भी आपकी मदरबोर्ड के ऊपर प्री इंस्टॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनको हम लोग प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेमोरी, और इसका दूसरा नाम मेमोरी है। अब आगे आती है हमारे पास टाइप ऑफ स्टोरेजेस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं यानी जो प्री इंस्टॉल होती हैं आपकी, ठीक है, जिसे आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो पहले से मदरबोर्ड में इंस्टॉल होकर आती हैं, वो हैं आपके पास दो। एक है रोम और एक है रैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोम और रैम, इसको आपने ज़रूर करना है। इनसे ज़रूर MCQ सवाल वगैरह आपके लिए बनेंगे, पेपर के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने आपने इनको छोड़ना नहीं। तो सबसे पहले हम रोम को पढ़ेंगे। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। जो ROM रोम है वो किसके ऊपर है? R जो है आपका है रीड, O से बनता है ओनली और M से बनता है मेमोरी। तो ये एब्रिविएशन आपने याद रखनी है। ये MCQs बन सकता है कि ROM स्टैंड फॉर डैश, तो आपने वहाँ पे क्लिक करना है रीड ओनली मेमोरी को। ठीक है, इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस विच फ्रॉम विच ओनली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी रीड। तो जो भी हमारी डिवाइस के अंदर स्टोर्ड डाटा होगा उसी को हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, इट कांट बी मॉडिफाइड, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो भी डाटा आपने सेव किया हुआ है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते और रिमूव भी हम नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक समथिंग रिटन ऑन अ स्टोन दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और चेंज वंस रिटन। जिस तरह मिसाल ले लें, आपके एक पत्थर के ऊपर आपने कुछ लिख दिया है, तो ना तो आप उसको मिटा सकते हैं और ना उसको चेंज कर सकते हैं। इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस एंड डाटा रिमेन्स सेफ ऑन रोम। तो आपने ये याद रखना है, ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, टेम्परेरी नहीं है। और डाटा रिमेन सेफ, और डाटा आपका महफूज रहता है ऑन रोम इवन व्हेन कंप्यूटर इज़ ऑफ। और आप जब कंप्यूटर ऑफ भी कर लेते हैं तो वो डाटा आपका सेफ रहता है। यानी अगर समझ लें आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार किया, ठीक है, और आपने उसके ऊपर जो भी रीड किया हुआ है, ठीक है, जब कंप्यूटर आप ऑफ़ कर देंगे और दोबारा ऑन करेंगे तो आपका जो भी डाटा है उसके अंदर आपने वर्ड प्रोसेसर में जो सेव किया होगा वो वहीं से आपको मिल जाएगा, यानी वो आपका डाटा लॉस नहीं होगा। इसीलिए हम इसको एक सेफ स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट रोम। तो ये आपने इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है कि कंप्यूटर जो है वो रोम के बिना स्टार्ट नहीं होगा। कभी कभी आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है और रीस्टार्ट हो रहा होता है बार बार, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपकी जो रोम है या तो वो ख़राब हो जाती है या वो धूल मिट्टी की वजह से कोई मसला आ जाता है उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है रैम, ठीक है। RAM stand for random access memory. It is a temporary memory. ये हमारी जो है एक टेम्परेरी मेमोरी है। रैम की एब्रिविएशन आपने याद रखनी है। R से आता है रैंडम, A से आता है SS और M से आता है मेमोरी। तो ये भी MCQs के बारे में आपने याद रखना है। इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। यहाँ हमारा रोम था, रोम हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस थी, लेकिन जो रैम है वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी है। ये आपने इसमें डिफरेंस जो है वो याद रखना है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। इसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। रैम स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन विच इज़ करंटली प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। जो भी आप कंप्यूटर के ऊपर वक्तन यानी कि जो करंट में काम कर रहे होते हैं उसी वक्त पे आप काम कर रहे थे, वो सिर्फ उसी डाटा को प्रोसेस करता है। वैन पावर इज़ ऑफ, जब पावर कंप्यूटर में ऑफ हो जाती है, कंप्यूटर या तो बंद हो जाता है या आप खुद बंद कर लेते हैं। इट लूजेज ऑल द इन्फॉर्मेशन, जो भी डाटा है वो उसको जो है वो लूज़ कर देता है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर दोबारा ऑन करेंगे तो आपका डाटा वहीं से शुरू नहीं होगा। डाटा कैन बी रीड, स्टोर्ड, मॉडिफाई और डिलीट फ्रॉम द रैम। जो डाटा हमारा रैम के ऊपर होता है उसको हम लोग दोबारा से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम उसको रीड भी कर सकते हैं और हम उसको सेव भी कर सकते हैं, और या हम उसी वक्त पे उसको डिलीट भी कर सकते हैं। हालांकि रोम पर हम ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक और पॉइंट बता दूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो आपका रैम है ये वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, लेकिन जो आपका MCQ बन सकता है कि रैम तो वोलेटाइल मेमोरी है
रोम जो आपकी है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये भी आपने अपना जहन में इस पॉइंट को याद रखना है कि रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। रोम में आप डाटा परमानेंटली सेव करते हो और रैम में आप टेम्परेरी मेमोरी सेव करते हो। और रोम में जो आपका डाटा है वो डिवाइस बंद होने के बाद आप उसको दोबारा से वहीं से यूज़ कर सकते हो। और रैम में अगर आपकी पावर ऑफ हो जाती है तो आपका जो भी डाटा है वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास MCQs बेस पे। आपको मैंने ये सारे जो पॉइंट हैं इनको हाईलाइट किया है क्योंकि ये आपके MCQs में आते हैं और आपको ये पता होना चाहिए। बाइट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग मेमोरी। जो हमारा मेमोरी है उसका मेजरिंग यूनिट जो है वो बाइट है। ठीक है। जैसे वगैरह आप कुछ चीज़ kg में करते हो या ग्राम में करते हो या किलोमीटर, मीटर या लीटर वगैरह में करते हो, इसी तरह हमारी जो मेमोरी है उसका हमारे पास जो बेसिक यूनिट है वो है बाइट। एक बाइट, 1 बाइट मीन्स 1 करेक्टर। एक बाइट का मतलब है एक लफ्ज़ या एक करेक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 8 बाइट्स। 8 बाइट्स से हमारा जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो चल रहा है। 8 बाइट्स का 1 बिट बनता है, आपने ये याद रखना है। ठीक है। 8 बाइट से 1 बिट बनता है। बाइट इज़ अ स्मॉल यूनिट। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी के अंदर वो है बाइट। तो आपने ये याद रखना है कि 1 किलो बाइट में आपके पास कितने बाइट्स होते हैं। 1 किलो बाइट में हमारे पास होते हैं 1024 बाइट्स, जिसको हम लोग KB कहते हैं। तो 1 KB में हमारे पास या 1 किलो बाइट में हमारे पास कितने होते हैं 1024। इसी तरह हम लोग 1 MB कहते हैं। 1 मेगाबाइट उसकी एब्रेविएशन है, आपने याद रखनी है। तो 1 मेगाबाइट यानी 1 MB में 1024 किलो बाइट्स होते हैं, यानी 1024 किलो बाइट्स। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए, ये जो है ये सिर्फ आपका 1024 बाइट्स है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास 1024 किलो बाइट्स है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें, आपने इसको याद रखना है। और 1 गीगाबाइट जिसे हम 1 GB कहते हैं वो हमारे पास होती है 1024 मेगाबाइट्स, यानी 1024 MB से हमारा 1 गीगाबाइट बनता है। तो MCQs के हवाले से ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, इन बाइट्स को याद रखना है। इसके MCQs अक्सर बनकर आ जाते हैं पेपर में। अच्छा जी, हमारी ये प्राइमरी जो स्टोरेज डिवाइसेस थी वो यहाँ पे ख़त्म होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आप इस तरह ले लें कि जो भी डिवाइसेस आप ख़ुद से, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हो या खुद ही कंप्यूटर के अंदर उसको कनेक्ट करते हो और जिससे आप डाटा को सेव करते हो, उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है USB डिस्क, जिस तरह आप USB यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है और मैग्नेटिक डिस्क है। तो ये इसकी आप लोगों ने एग्जांपल्स को अपने जहन में रखना है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। उसके बाद हमारे पास ये हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, इसको आपने रीड आउट कर लेना है। अब MCQs के हवाले से आपको एक और बात बताता हूँ कि अब एब्रीविएशन भी आ जाती है आप लोगों को, जिस तरह की ये वाली मैंने हाईलाइट किया आपके लिए कि CD-ROM स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आपने याद रखना है कि CD जो है वो स्टैंड करता है कॉम्पैक्ट डिस्क के हवाले से, और जो DVD है वो स्टैंड करता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि DVD की स्टैंड किस लिए करता है और CD स्टैंड किस लिए करता है। तो CD स्टैंड करता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए और DVD स्टैंड करता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले मॉड्यूल हमारे पास है सिक्योरिटी में आपके पास है जो मेन टॉपिक है वही मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो हमारे पास जो मेन टॉपिक है इसके अंदर वो है वायरस। कंप्यूटर वायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट डैमेज कंप्यूटर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को डैमेज करता है हम उसको वायरस कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल इट मे कॉज योर कंप्यूटर टू रीस्टार्ट व्हेन यू ओपन MS वर्ड। एग्जाम्पल इस तरह कि अगर आपने MS वर्ड को ओपन किया तो आपका कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आपका कंप्यूटर को नुकसान पहुंचता है हम उसको वायरस कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी अपना जो रोज़मर्रा का आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करते हो और ओपन करते ही आपका कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है, तो आप समझ जाएं कि उसके कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई वायरस ज़रूर है। अब वायरस को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो चीज़ बनाते हैं उसे हम कहते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू एलिमिनेट वायरस फ्रॉम कंप्यूटर। वायरस को ख़त्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं एंटीवायरस।
इट स्कैन हार्ड डिस्क टू फाइंड वायरस एंड टर्मिनेट्स देम। ये आपके हार्ड डिस्क को जो है वो स्कैन करता है और जो भी उसके अंदर वायरस होता है उसको ख़त्म कर देता है। इट आल्सो स्टॉप्स एंटरिंग न्यू वायरस इनटू कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर में नए वायरस को भी आने से बचाता है, क्योंकि ये हर वक्त स्कैन मोड में रहता है, तो कोई भी वायरस डिटेक्ट होता है ये उसी को उसी टाइम पे टर्मिनेट कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। उसके बाद हमारे पास अनऑथराइज्ड एक्सेस है, बैकअप है, इसको आपने रीड आउट ज़रूर कर लेना है। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी है, किस तरह आप अपने सॉफ्टवेयर को की प्राइवेसी रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला मॉड्यूल जो है वो है आउटपुट का, ठीक है। इट मीन्स टेकिंग समथिंग आउट फ्रॉम कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर हमारे पास प्रोसेस डेटा करके हमें आउटपुट की शक्ल में देता है उसे हम कंप्यूटर आउटपुट कहते हैं। टाइप्स ऑफ आउटपुट, हमारे पास दो तरह की आउटपुट होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है सॉफ्ट कॉपी और एक होती है हार्ड कॉपी, ठीक है। ये आपने जहन में रख लेना। अब आउटपुट डिवाइसेस अलग अलग किस्म की होती हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हमें मेंशन की गई हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंटर है, उसके बाद हमारे पास मॉनिटर है, स्पीकर है और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, ठीक है। हम बारी बारी इसको पढ़ लेते हैं। तो प्रिंटर जो है, प्रिंटर टेक्स्ट और इमेजेस बीइंग सेव इन कंप्यूटर ऑन पेपर। तो जो भी हमारी इमेजेस होती हैं, तस्वीरें होती हैं, वो जो भी हमारा टेक्स्ट होता है यानी वर्ड की शक्ल में या PDF की शक्ल में, उसको हम लोग कंप्यूटर से पेपर के ऊपर प्रिंटर के ज़रिए ला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं प्रिंटर एंड टाइप्स। अलग अलग किस्म की प्रिंटर्स हैं, उनके अलग अलग टाइप्स हैं। प्रिंटर, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स इमेजेस। ये इसकी दोबारा से डेफिनेशन लिखी गई है, ये आपने अपने जहन में रख लेनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रिंटर है, हमारे पास पहला जो टाइप ऑफ प्रिंटर है वो है डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद है लाइन प्रिंटर, उसके बाद है लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। इसको आपने रीड आउट कर लेना है। बस आपने जो इसकी चीज़ जहन में याद रखनी है वो ये है कि आपने इनका पेज पर मिनट जो है इनको याद रखना है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं लाइन प्रिंटर के बारे में। यूजुअली अ लाइन प्रिंटर प्रिंट्स 2000 लाइन्स पर मिनट। तो 200 लाइन पर मिनट ये आपको प्रिंट करके देता है। और इसकी एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए, वो आपको ये नाम दे सकता है या लेज़र प्रिंटर की वो बोलेगा एग्जांपल बताएं, तो उनमें से आपके ऑप्शन होंगे, तो आपने इनको याद रखना है। तो एग्जांपल हमारे पास लाइन प्रिंटर की है वो है टोली T6218 और प्रिंटॉक्स P5220। तो ये हमारे पास लाइन प्रिंटर की एग्जांपल आ गई। उसके बाद लेज़र प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर इट कैन प्रिंट अप टू 6 पेजेस पर मिनट, ठीक है। ये 6 पेजेस को 1 मिनट के अंदर प्रिंट कर सकता है। और जो हमारा लाइन प्रिंटर था वो 200 लाइंस करता था, ठीक है। तो कितना फ़र्क है आप देख सकते हैं। इसके बाद जो लेज़र प्रिंटर की एग्जांपल है वो है HP लेज़र जेट 4300 और सैमसंग ML1710। ये इसकी एग्जांपल हैं जो आपने याद करनी है। उसके बाद हमारे पास है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर आपने याद रखना है, सबसे लो कॉस्ट जो होती है वो इंकजेट प्रिंटर की होती है। और इसकी एग्जांपल है लेक्समार्क Z35 कलर इंकजेट प्रिंटर, इप्सन स्टाइल्स C82 और कलर इंकजेट प्रिंटर। ये आपने इसकी टाइप्स याद रखनी है। उसके बाद है मॉनिटर एंड टाइप्स। मॉनिटर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मॉनिटर इज़ लाइक अ टीवी। जिस तरह आपकी टीवी होती है उसी तरह का मॉनिटर होता है। इट आउटपुट दी सॉफ्ट कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर। तो जो भी सॉफ्ट कॉपी होती है कंप्यूटर के अंदर और प्रोग्राम जो रन्स कर रहे होते हैं, प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो आपको आउटपुट की शक्ल में मॉनिटर के ऊपर दिखता है। जैसे आपकी लैपटॉप स्क्रीन हो गई या LCD वगैरह हो गई, कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, ये सारी हमारी मॉनिटर्स में आ जाती हैं। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं, इनको आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है मॉड्यूल 1 का इंटरनेट टॉपिक, ठीक है। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट जो है वो नेटवर्क्स का नेटवर्क है। इट डजंट बिलोंग टू एनीवन। ये किसी एक बंदे को नहीं बिलोंग करता। नो वन रन्स इट, और एक बंदा इसको नहीं चलाता। पीपल अराउंड द ग्लोब एक्सेस इंटरनेट वाया टेलीफोन लाइन और सैटेलाइट। जो हमारे दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं या टेलीफोन लाइंस यानी केबल लाइंस के ज़रिए या और सैटेलाइट यानी वाईफाई वगैरह के ज़रिए आप उनकी सिग्नल्स को कैच करते हैं। उसके बाद आपकी आ जाता है सर्विस ओवर इंटरनेट। तो दो तरह की सर्विस मिलती है हमें, वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल। सबसे पहले आती है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है एब्रीविएशन है WWW की। तो आपको अगर एब्रीविएशन आती है WWW स्टैंड्स फॉर, तो आप लिखना है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है।
इतनी चीज़ की आपने अपने डेफिनेशन एक जहन में रख लेनी है। उसके बाद आता है वेब पेज। वेब पेज इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिटन इन HTML। तो HTML में जो भी हमारी फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसे हम लोग वेब पेज कहते हैं। वेब ब्राउज़र और वेब पेज में डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। वेब ब्राउज़र जो है इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू व्यू वेब पेज। जो भी हमें पेज के अंदर नज़र आता है वो वेब ब्राउज़र होता है, जैसे आपका गूगल ब्राउज़र है या क्रोम ब्राउज़र है, इस तरह हम लोग वेब ब्राउज़र होता है। और जिसके अंदर हमें पेजेस नज़र आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आती है, वो हमारे HTML फॉर्म में बैक एंड पे होती है और उसे हम कहते हैं वेब पेज। पॉपुलर वेब ब्राउज़र हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है जो आजकल चल रहा है। उसके बाद आता है वेबसाइट। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। तो काफ़ी पेजेस को अगर हम लोग कलेक्ट करके एक साथ रखते हैं तो हम उसे वेबसाइट कहते हैं। एवरी वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। हर वेबसाइट का एक अलग एड्रेस होता है। इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो कोई भी आपने अगर किसी भी वेबसाइट पे जाना हो तो उसका URL आप लोग टाइप करते हैं गूगल के ऊपर, तो आप उस वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमारे VU का है www.vu.edu.pk, तो ये इसका URL है। इस URL ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट का URL है। तो इस तरह आपको एग्जांपल आ सकती है पेपर के अंदर, तो आपने इसको ज़रूर अपने माइंड में रख लेना है। ओके फ्रेंड्स, हमारी क्लास आज यहीं तक थी है। तो आज हमने अपना मॉड्यूल 1 को फिनिश किया है। इंशाल्लाह अगले मॉड्यूल में हम लोग जो अपनी अगली जूम क्लास है उसमें मॉड्यूल 2 को पढ़ेंगे।